नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। एसएससी सीजीएल का जो है आज हम 13वां भाग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले 12 भाग आ चुके हैं। तो अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सीरीज जो है आपको देखनी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एसएससी जो है बार बार क्वेश्चनों को रिपीट करता रहता है और यहाँ से क्वेश्चन आपके डेफिनेटली दोबारा पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर का जो मिक्सअप है वो एनालाइज करवाया जा रहा है और ये पीवाईक्यू सीरीज आपकी 2024 की जो है ली गई है। 36 शिफ्टों में ये एग्जाम पेपर लिया गया था, उसी को जो है हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी या सजेशन है एसएससी सीजीएल के बारे में या फिर एसएससी के किसी भी एग्जाम के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो सेशन की हम शुरुआत कर लेते हैं। बिना किसी टाइम वेस्ट के चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया? रंजना गोहर को निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्म श्री पुरस्कार 2003 से संबंधित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे ये देख लेना, 2003 पुरस्कार दिया गया था इनको पद्म श्री का, ठीक है, पद्म श्री। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो रंजना गोहर को जो है ये भारतीय नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्म श्री पुरस्कार जो है 2003 से संबंधित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और शास्त्रीय नृत्य कितने हैं भारत के, मैं बार बार बता चुका हूँ। क्यों बता चुका हूँ? क्योंकि हर बार एसएससी के कितने भी एग्जाम देख लो और कितनी बार एग्जाम देख लो, हर शिफ्ट में जो है शास्त्रीय नृत्य पूछे जाते हैं। तो शास्त्रीय 8 नृत्य हैं भारत के, ठीक है, नीचे लिखे भी गए हैं मैंने, कोई बात नहीं, नीचे दिखा देता हूँ। ये देखो, ये लिखे हुए भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी ओडिशा का है। मणिपुरी मणिपुर का है। ये दोनों तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। ओडिसी जो शास्त्रीय नृत्य है वो ओडिशा राज्य का है और मणिपुरी जो है वो मणिपुर राज्य का है। सत्रिया असम का, ये जरूर याद रखना, बार बार घुमा फिरा के यही क्वेश्चन पूछ लेता है भाई। सत्रिया जो शास्त्रीय नृत्य है ये किस राज्य से बिलोंग करता है? तो असम राज्य से बिलोंग करता है। और मोहिनी अट्टम जो है ये केरल राज्य से बिलोंग करता है। तो ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। एक बार इनका रट्टा मार लो, कैसे ना कैसे अपने दिमाग में बिठा लो, 1 नंबर अगर आप एसएससी के एग्जाम में पक्का करना चाहते हैं तो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। वीडियो सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के किस समूह ने उच्चतम लिंगानुपात जो है दर्ज किया है? तो कौन सा समूह हो जाएगा? तो ये समूह हो जाएगा पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये ऑप्शन नंबर लिखना भूल गया भाई यहाँ पे, ए बी सी और डी, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 2011 की जनगणना के अनुसार जो है इन केंद्र शासित प्रदेशों के समूह में जो है उच्चतम लिंगानुपात जो है दर्ज किया गया था। यहाँ पे देख लेना, जनगणना 2011 के अनुसार पुदुचेरी में 1037, लक्षद्वीप में 946 और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 876 का लिंगानुपात अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से जो है ये बेहतर था, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। बाकी 2011 का जो जनगणना का टॉपिक है वो मैं करवा भी चुका हूँ। जो वीडियो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिलेगी, आरआरबी एनटीपीसी स्टैटिक जीके 2025, वहाँ पर जाके ये वीडियो चेक कर सकते हैं 2011 जनगणना का, ठीक है, जनगणना का। वैसे मैं जो जनगणना की जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें, पॉइंट्स होते हैं, कुछ जो है वीडियो के अंदर भी बता देता हूँ, क्योंकि पिछली वीडियोज़ अगर आपने देखी होगी तो आपको पता भी होगा, मैं बताता हुआ चलता हूँ, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया? भारत का केंद्रीय बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक एक स्वतंत्रता से पहले 1934 में बनाया गया था। एक केंद्रीय बैंक बनाने की सिफारिश नामक आयोग द्वारा की गई थी। मतलब ये जो आरबीआई है ना, वहाँ आरबीआई, इसकी फुल फॉर्म याद रखना भाई, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? स्थापना इसकी जो है 1 अप्रैल 1935 को की गई थी, ठीक है। और इसकी जो एक्ट था, किस अधिनियम के तहत जो है इसकी स्थापना की गई थी? तो एक्ट था जो है 1934 एक्ट के तहत जो है इसकी स्थापना की गई थी। और जब इसकी स्थापना की गई थी, जब इसकी स्टार्टिंग में स्थापना की गई थी, तो कहाँ पर जो है आरबीआई को स्थापित किया गया था? कोलकाता में इसको स्थापित किया गया था, ठीक है, कोलकाता में स्थापित किया गया था। लेकिन 1937 में इसको कहाँ पे स्थानांतरित कर दिया गया? तो 1937 में इसको जो है मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया, ठीक है। ये चीज़ भी जो है आप याद रखेंगे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हिल्टन यंग आयोग ने जो है 1934 में केंद्रीय बैंक बनाने की जो है सिफारिश
की थी। ठीक है, हिल्टन यंग आयोग के द्वारा जो है ये सिफारिश की गई थी। दिया हुआ एक्सप्लेनेशन ये देख लीजिएगा, दिया गया है एक्सप्लेनेशन। हिल्टन यंग आयोग ने भारत में एक केंद्रीय बैंक की जरूरत पर जोर दिया था, जिसकी सिफारिश 1934 में आरबीआई अधिनियम बना और 1 अप्रैल 1935 को जो है आरबीआई की स्थापना हुई। अब बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी कई बार जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार नहीं बहुत बार पूछे जाते हैं। कोठारी आयोग हो गया, नरसिम्हन आयोग हो गया और राजा चलैया समिति हो गया। इनके बारे में जानना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं ना, इनको हर एग्जाम में पूछ लेता है किसी ना किसी एग्जाम में, या फिर इनको किस तरीके से पूछेगा, मैच द फॉलोइंग में दे देगा। एक तरफ सभी आयोग दे देगा और दूसरी तरफ दो है या तो उनके भाई जो है संस्थापक किन्होंने जो है उनकी सिफारिश की थी, या फिर ईयर आपसे पूछ लेगा। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो यहाँ पे देख लो नरसिम्हन समिति। नरसिम्हन समिति के बारे में क्या कहा गया, यह 1991 और 1998 में बनी 2 प्रमुख समितियां थी जो बैंकिंग सेक्टर सुधार के लिए बनी थी। आरआरबी एनटीपीसी 2019 वाले एग्जाम की बात करूँ ना, तो सेम ये क्वेश्चन पूछा गया था भाई, ये जो नरसिम्हन समिति थी ये किससे संबंध रखती थी, तो ये किससे संबंध रखती थी, बैंकिंग सेक्टर से जो है ये संबंध रखती थी। ठीक है, आरबीआई से कोई स्थापना संबंधी भूमिका इसकी नहीं है। ठीक है, ये भी चीज़ आप याद रखेंगे। इसके बाद हम चलते हैं अगली समिति। अगली का क्या है, कोठारी आयोग है। ठीक है, कोठारी आयोग का जो गठन है यहाँ पे देख लेना, 1964-66 में बना था ये कोठारी आयोग, और इसका संबंध शिक्षा सुधारों से था। खासकर 10+2+3 सिस्टम लाने में इसकी भूमिका थी। तो ये जरूर आप याद रखना भाई, ये जो कोठारी आयोग था ना, इसका संबंध शिक्षा सुधारों से था। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। नरसिम्हन समिति का जो संबंध था वो बैंकिंग सेक्टर से था। ठीक है, यही पूछी जाती है छोटी छोटी चीज़ें, और एक ही जगह ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलने वाली, इसीलिए जो है मैं थोड़ा सा टाइम लगा के आपको ये चीज़ें करवा रहा हूँ। राजा चलैया समिति की बात करूँ तो राजा चलैया समिति जो है यह 1991 में बनी, और इसका काम था भारत के टैक्स सिस्टम को सुधारना। तो ये दोनों चीज़ आप याद रखेंगे। राजा चलैया समिति कब बनी थी, 1991 में बनी थी, और इसका काम क्या था, भारत के टैक्स सिस्टम को सुधारना इसका काम था। उसके बाद हम चलते हैं हिल्टन आयोग। हिल्टन आयोग हम देख चुके हैं, 1926 में गठित इस आयोग की पहली बार सुझाव दिया गया था, जिसके आधार पर जो है आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये चीज़ें आपको ऐसे ही याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया, निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 संसद में पेश किया गया था। तो किस राज्य के लिए जो है ये संसद विधेयक जो था 2022 वाला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंध रखता था, ये जो है किस राज्य में पेश किया गया था, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसकी राजधानी लखनऊ हो जाएगी। ठीक है, लखनऊ। बिहार की हो जाएगी पटना राजधानी। ठीक है, पटना। मध्य प्रदेश की हो जाएगी भोपाल। उड़ीसा की आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और ये जो मैं पूछता हूँ वही कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि ये चीज़ें जो आप खुद लिखेंगे ना कमेंट सेक्शन में, यकीन मानिएगा इससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं होता अगर आप कमेंट सेक्शन में कुछ लिखेंगे तो, लेकिन इससे आपको इतना ज़रूर बेनिफिट होगा। ये जब चीज़ें आप लिखेंगे ना खुद से याद करके, तो वो चीज़ें आपको लॉन्ग लास्टिंग टाइम तक जो है याद रहने वाली हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये यहाँ पे दी भी गई है, व्याख्या चाहे तो पढ़ सकते हैं। संसद में 2022 में उत्तर प्रदेश के लिए यह विधेयक पेश किया गया था, और SC/ST सूची में कुछ जातियों को शामिल या संशोधित किया जा सके। ठीक है, ये देख लेना, संविधान SC/ST ऑर्डर सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2022 के अंतर्गत जो है लाया गया था। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया, निम्नलिखित में से कौन संध्याकार नदी की संस्कृत की एक ऐतिहासिक कविता रामचरित का नायक है। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे क्या पूछा गया है, संध्याकर नंदी की संस्कृत का एक ऐतिहासिक कविता रामचरित। ये एक संध्याकर जो नंदी है ना, ये एक आदमी का नाम है। इनकी एक कविता है जिसका नाम है संस्कृत, मतलब इनकी एक कविता का नाम है रामचरित। अब रामचरित का जो नायक है, नायक किसको बोलते हैं, हीरो बोलते हैं, तो रामचरित का जो नायक है वो कौन था, वो रामपाल था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखेंगे, और ये जो आगे ऑप्शन दिए गए इनको भी हम देख लेते हैं, कोई बात नहीं। और ये जो है पालवंश का अंतिम शासक था भाई ये रामपाल। ठीक है, और पालवंश की स्थापना किसने की थी, गोपाल के द्वारा जो है पालवंश की स्थापना की गई थी। नीचे लिखा भी गया होगा, ये देख लेते हैं।
पाल वंश के अंतिम शक्तिशाली राजा थे संध्याकर नंदी। तो आपको ये याद रखना है भाई, ये जो संध्याकर नंदी नाम का व्यक्ति था ना, ये पाल वंश का जो है शासक था और ये अंतिम शासक था। इसी के द्वारा जो है एक कविता लिखी गई थी जिसका नाम था रामचरित, और इस रामचरित का जो नायक था वो कौन था? रामपाल था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, प्रस्तुत किया गया। और गोपाल जो है पाल वंश का संस्थापक था, ऊपर मैं आपको ये बता भी चुका हूँ। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी के ऋतु में कम वर्षा होती है? तो भारत का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर गर्मियों में कम वर्षा होती है, लेकिन वापस लौट रही उत्तर पूर्वी हवाओं के कारण सर्दियों के मौसम में भारी वर्षा होती है? तो कौन सा ऐसा क्षेत्र हो जाएगा? तो ऐसा क्षेत्र हो जाएगा पूर्वी तटीय क्षेत्र हो जाएगा। चारों ऑप्शनों को मैंने नीचे डिटेल से लिखा है, आइए देख लेते हैं। व्याख्या में कहा गया है, सबसे पहले पूर्वी तटीय क्षेत्र की बात करें जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है, विशेष रूप से तमिलनाडु, दक्षिण आंध्र प्रदेश आदि रिटरिंग मानसून से सर्दियों में वर्षा प्राप्त करते हैं, गर्मियों में यहाँ पर कम वर्षा होती है। तो ये आपको याद रखना है भाई, ये जो पूर्वी तटीय क्षेत्र होता है ना, जिसके अंदर इंक्लूड है तमिलनाडु, दक्षिण आंध्र प्रदेश आदि, इन राज्यों में जो है रिट्रीटिंग मानसून से सर्दियों में वर्षा प्राप्त करते हैं। ये राज्य जो है, ये पूर्वी तटीय क्षेत्र है ना, जो ये किससे सर्दियों में मानसून वर्षा प्राप्त करते हैं? तो रिट्रीटिंग मानसून से जो है ये सर्दियों में वर्षा प्राप्त करते हैं, लेकिन गर्मियों में यहाँ पर जो है वर्षा कम होती है। बाकी ऑप्शन के बारे में भी नहीं लिखा क्या, चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 में क्या बोला गया? हड़प नीति भारत के निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा जो है तैयार की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन हो जाएगा हड़प नीति। ये डलहौजी के द्वारा तैयार की गई थी हड़प नीति। हड़प नीति क्या थी? सबसे पहले आप याद रखेंगे, ये जो लॉर्ड डलहौजी था, इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1848 से 1856 तक इनका कार्यकाल रहा था। और ये जो हड़प नीति थी, ये क्या थी कि भाई दूसरे राज्यों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के जो है क्षेत्र में मिलाना, यही इनकी हड़प नीति थी। इसके अंदर क्या था भाई, जो भारतीय जो उस समय के राज्य क्षेत्र होते थे, उनके जो राजा होते थे, कई ऐसे राजा होते थे जिनके जो है पुत्र नहीं होते थे या फिर उत्तराधिकारी नहीं होता था। उस केस में इन्होंने ये जो हड़प नीति थी ये अपनाई थी। इसके हड़प नीति से क्या होता था कि भाई अगर किसी राजा की कोई संतान नहीं है तो वो राज्य जो है उत्तराधिकारी नहीं है, तो वो राज्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया में जो है मिला लिया जाएगा। यही जो है हड़प नीति थी, और ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है तैयार की गई थी। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है रेलगाड़ी का विकास हुआ था। ठीक है, रेलगाड़ी का विकास भी जो है डलहौजी के समय में ही हुआ था। ठीक है, अब जो डलहौजी की जो नीतियां थी ना 1856 तक, ये इतनी बढ़ गई थी जिसका परिणाम जो है हमें 1857 की क्रांति में देखने को मिलेगा, जिसका जो परिणाम था वो किसने भुगता था? लॉर्ड कैनिंग ने भुगता था, और ये भारत का पहला वायसराय भी था। ठीक है, भारत का पहला वायसराय था ये। ठीक है, वायसराय। और 1857 के बाद जो है क्रांति, इतनी भयानक क्रांति देखने के बाद अंग्रेज भी डर गए थे और उन्होंने जो है चेंज कर दिया था सिस्टम। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया से जो सत्ता लेकर जो है ब्रिटिश क्राउन के हाथों में जो है सत्ता स्थानांतरित कर दी गई थी। ठीक है, ये दोनों ऑप्शनों के बारे में आप याद रखेंगे। और मायो कौन था? मायो भाई आप सभी जानते हैं, मायो के काल में पहली जनगणना हुई थी। ठीक है, पहली जनगणना मायो के काल में कब हुई थी? 1872 में हुई थी। ठीक है, 1872 में पहली जनगणना हुई थी। ठीक है, और लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या कहा था? सहायक संधि। सहायक संधि को इंट्रोड्यूस किसने किया था? तो ये वेलेस्ली के द्वारा जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, और 8 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिकी तंत्र की 2 बुनियादी श्रेणियां हैं? बुनियादी यानी कि बेसिक श्रेणियां हैं पारिस्थितिकी तंत्र की। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि स्थलीय और जो जलचर है ये पारिस्थितिकी तंत्र की जो है 2 बुनियादी श्रेणियां हो जाएंगी। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर, और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे लिए लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया स्वतंत्रता के बाद जीडीपी में कृषि क्षेत्र के संगठन और रोजगार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो स्वतंत्रता के बाद आप सभी जानते हैं 15 अगस्त 1947 को जो है भारत आज़ाद हो गया था, और आज क्या तारीख हो गई है? आज भाई 7 अगस्त हो गई है। ठीक है, तो 7 अगस्त हो गई है, 15 अगस्त भी आने वाली है, और हमारा जो आज़ादी दिवस है वो भी बहुत जल्दी आने वाला है। तो इसको अच्छे से सेलिब्रेट कीजिएगा, क्योंकि 15 अगस्त के बाद जो है एक बिल्कुल फ्री और एकदम फ्रेशनेस जो है फ्री बैच जो है वो हम जो है इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। किसके लिए इंट्रोड्यूस करने वाले हैं?
हरियाणा पुलिस होगा, हरियाणा पुलिस प्लस ग्रुप डी। ठीक है, इन दोनों के लिए ये ग्रुप रहने वाला है। तो जो बच्चा भी इस वीडियो को देख रहा है तो वो जरूर से जरूर जो है हमारे साथ जुड़ जाइएगा 15 अगस्त के बाद में। ठीक है, तो देख लेते हैं स्वतंत्रता के बाद जीडीपी में कृषि क्षेत्र के संगठन और रोजगार के संबंध में कौन सा कथन जो है सही हो जाएगा। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। कृषि क्षेत्र द्वारा जीडीपी में योगदान के अनुपात में उल्लेखनीय गिरावट आई है। तो कृषि जो क्षेत्र है ना हमारा, इसमें जीडीपी के मतलब जो कृषि क्षेत्र है वो जीडीपी में योगदान के लिए जो है उल्लेखनीय गिरावट आई है, लेकिन कृषि क्षेत्र पर निर्भर रोजगार में गिरावट नहीं आई है। तो ये चीज़ आप याद रखना, जीडीपी में गिरावट जरूर आई है लेकिन जो कृषि के ऊपर आधारित रोजगार है ना उसमें गिरावट बिल्कुल भी नहीं आई है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये यहाँ पे आप देख भी सकते हैं भाई व्याख्या में कहा गया आज़ादी के बाद से कृषि का जीडीपी में योगदान घटकर 15 से 18% रह गया है। भाई ये जीडीपी में अब आज़ादी के बाद से कृषि का जो योगदान है ना जीडीपी के अंदर वो सिर्फ 15 से 18% है, जबकि देश की लगभग 45 से 50% जो आबादी है ना जनसंख्या वो आज भी कृषि पर निर्भर है। यानी कि 50% जो रोजगार है वो भी आजकल आज के टाइम में कृषि से ही उपलब्ध करवाया जा रहा है। यानी जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी घटी है लेकिन रोजगार में अभी भी बहुत लोग जो है कृषि पर निर्भर करते हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। और 10 में बोला गया T20 क्रिकेट प्रतियोगिता 2022-23 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस टीम ने जीती थी। तो ये विदर्भ ने जीती थी। ठीक है, 10 का राइट ऑप्शन हो जाएगा विदर्भ ने नहीं जीती थी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मुंबई ने जीती थी। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या याद रखनी है, जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है ना इसका संबंध किससे है। तो इसका संबंध जो है क्रिकेट के खेल से है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये आई थिंक ना पूछा जाए क्योंकि वर्तमान में करंट अफेयर इतना पीछा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछा जा सकता है कि ये जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है ये किस खेल से संबंध रखती है। तो ये क्रिकेट के खेल से संबंध रखती है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। और क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है निम्नलिखित में से किन दो राशियों की विमाएं समान होती हैं। तो कार्य और बल आघूर्ण की जो विमाएं हैं ये समान होती है। अब ये कैसे समान होती हैं भाई, इतना डिटेल से आप खुद देख लेना, मैंने दो है डायरेक्ट आपको आंसर बता दिया है। और ऐसे ही सीधे जो वनडे एग्जाम्स है भाई आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट रट्टे मारने। अब ये थोड़ी कि भाई आप इसका फार्मूला याद करोगे, ये करोगे, वो करोगे, इतना ना तो आपके पास टाइम है और ना इतना आप जो है दिमाग खपा सकते हो। कुछ चीज़ें डायरेक्ट आपसे पूछी जाएंगी, सीधा आपको रट्टा मारना है। जैसे कि ये क्वेश्चन है दो राशियों की विमाएं समान किस किस की होती है, कार्य की होती है और बल की होती है। ठीक है, वर्क एंड फोर्स की। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है। तो मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र जो है हमें इसमें से फाइंड आउट करना है। तो वन क्या है, मानव के द्वारा बनाया गया, बिल्कुल नहीं। घास जो है, घास मानव के द्वारा बनाया गया नहीं। रेगिस्तान भी मानव के द्वारा नहीं बनाया गया, लेकिन जो मछली घर है ये मानव के द्वारा जरूर बनाया गया है, इसीलिए ये मानव निर्मित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। 13 में क्या बोला गया, 2020 में टोक्यो में भारत के लिए तीरंदाजी में पैरालंपिक कौन से पदक किसने जीता था। पैरालंपिक कौन से पदक जो है किसने जीता था। ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। तीरंदाजी में पैरालंपिक में पदक किसने जीता था। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार आप स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ये छोड़ दीजिएगा। बस जो इन्फॉर्मेशन अभी मैं दे रहा हूँ ना उसको अच्छे से जो है आप जो है ग्रहण कीजिएगा। फॉर एग्जांपल जैसे ओलंपिक की बात करूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार स्किप कर दो, ये ज़्यादा जरूरी नहीं है। जो जरूरी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ओलंपिक के बारे में आपको याद रखना है, ओलंपिक समिति कब बनी थी। ओलंपिक समिति बनी थी 1894 में। ठीक है, और आधुनिक ओलंपिक कब हुए थे। पहले आधुनिक ओलंपिक कहां पर हुए थे, तो ये 1896 में हुए थे। ठीक है, एथेंस ग्रीस के अंदर हुए थे। ठीक है, भारत ने पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया था।
भारत ने ओलंपिक में पहली बार भाग लिया था 1900 वाले में, ठीक है। 1900 में जो ओलंपिक हुआ था ना, उसी के अंदर ने भारत ने पहली बार भाग लिया था। ये हो गई स्टैटिक जानकारी। अब करंट की बात करें तो 2024 वाला जो ओलंपिक है वो कहाँ पर खेला गया था? पेरिस फ्रांस में खेला गया था, ठीक है। पेरिस फ्रांस में खेला गया था। हर 4 साल के बाद ओलंपिक जो है आयोजित करवाए जाते हैं। और ये कौन से वाला था? ग्रीष्मकालीन था, ठीक है, ग्रीष्मकालीन। अब 4 साल बाद यानी 2028 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा वो कहाँ पर होगा? वो अमेरिका के अंदर होगा, ठीक है, अमेरिका, ठीक है, अमेरिका के अंदर होगा। ऐसे ही एक शीतकालीन ओलंपिक होता है, वो मैंने नीचे लिखा गया है, वो भी आपको बता देता हूं। तो यहाँ पे ये देख लो, ये 2024 वाला जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक अभी कंडक्ट करवाया गया था पिछले साल, ये पेरिस फ्रांस में हुआ था, ठीक है। उसके बाद ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 में हाईलाइट कर देता हूँ, 2024 वाला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस फ्रांस में हुआ। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 वाला जो है लॉस एंजलिस संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित होगा। 2026 का जो शीतकालीन ओलंपिक यानी कि अगले साल आयोजित किया जाएगा, ये इटली में आयोजित किया जाएगा, मिलानो कार्टिना इटली के अंदर जो है ये आयोजित किया जाएगा। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन 1 नंबर का जरूर आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है। अच्छे से रटा लो, दिमाग में घुसा लो इस चीज़ को, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। छठ पूजा किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? बिहार का हो जाएगा, बिहार की राजधानी पटना हो जाएगी। और ये किसके लिए जो है त्यौहार मनाया जाता है? तो ये सूर्य देव के लिए, सूर्य भगवान और उनकी पत्नी उषा के लिए, ठीक है। ठीक है, सूर्य भगवान और उनकी पत्नी उषा के लिए जो है ये छठ पूजा बिहार के लोग मनाते हैं। नीचे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है भाई मैच द फॉलोइंग करना है। यहाँ पे खेल दिए गए हैं और यहाँ पे खिलाड़ी दिए गए हैं। मैच करना है कौन सा खिलाड़ी कौन सा खेल खेलता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ए का हो जाएगा सेकंड, यानी कि लक्ष्य सेन जो है ये बैडमिंटन खेलते हैं। बी का हो जाएगा 4, यानी कि जो रमेश बाबू प्रज्ञानंद है ये शतरंज खेलते हैं। ये तो पता ही होगा, प्रज्ञानंद जो है शतरंज खेलते हैं भाई। उसके बाद सी का हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि निखत जो जरीन है ये मुक्केबाजी खेलता है। ये भी सभी को पता होगा, मुझे 2 ही पता था इसीलिए बता रहा हूँ। निखत जरीन मुझे पता थी मुक्केबाजी बॉक्सिंग खेलती है और प्रज्ञानंद शतरंज खेलते हैं, ठीक है। रुद्राक्ष पाटिल मुझे नहीं पता भाई क्या खेलते हैं, आई होप आपको पता होगा। तो डी का हो जाएगा थर्ड, यानी कि ये डी का हो जाएगा थर्ड, ये जो है निशानेबाजी करते हैं, ठीक है। ऐसे आपको जो है मैच करना पड़ेगा। तो ये देख लेना भाई, जो प्रमुख खिलाड़ी होते हैं ना अपने खेल के, वो जरूर याद रखिए कीजिएगा कि कौन सा खिलाड़ी जो है कौन सा खेल खेलता है। अब ये देख लो, बना दिया ना 1 नंबर का क्वेश्चन। 4 खेल दे दिए, 4 खिलाड़ी दे दिए, बना दिया 1 नंबर का क्वेश्चन। ऐसे चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना भाई। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है? कौन सा बहुपरमाणुक आयनी यौगिक ऐसा सफ़ेद क्रिस्टलीय पाउडर होता है जिसका उपयोग अग्निशामक यंत्रों, यानी कि वो जो आग बुझाने वाले होते हैं ना, उनके यंत्रों और अमल तथा क्षार को उदासीन करने में किया जाता है? तो ये हो जाएगा बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 16 का, ठीक है। यहाँ पे व्याख्या भी दी गई है, सोडियम बाइकार्बोनेट सफ़ेद क्रिस्टलीय पाउडर होता है, इसका उपयोग अग्निशामक यंत्रों यानी कि फायर एक्सटिंगर में किया जाता है, क्योंकि यह गर्मी के संपर्क में आने पर, आप सभी जानते हैं गर्मी मतलब आग लगी होती है तो वहाँ से लपटें निकलती हैं और जो है गर्मी निकलती है। संपर्क में आने पर CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसको छोड़ता है। यह अम्ल और क्षार यानी कि एसिडिक और बेसिक दोनों को जो है उदासीन न्यूट्रलाइज करने में जो है सक्षम है। क्यों, कौन सक्षम है? सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। ये आप याद रखना और इसका ये फार्मूला भी याद रखना, NaHCO3, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया? निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध भारतीय महिला क्रिकेट है जिसने जून 2022 में जो है संन्यास की घोषणा की थी? तो ये सबसे पहले आपको ये याद रखना, ये जो चारों महिला खिलाड़ी है ना, ये कौन सा खेल खेलती हैं? ये क्रिकेट का खेल खेलती हैं। क्रिकेट से याद आया, हमारा जो क्रिकेट है उसकी देखरेख कौन करता है? BCCI करता है। BCCI की फुल फॉर्म हो जाएगी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1928 में। अब ऐसे ही जो BCCI भारत की करता है तो वर्ल्ड लेवल पर कौन करता है? वर्ल्ड लेवल पर ICC करता है, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल करता है। और ये जो BCCI है इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर हो जाएगा भाई, ठीक है। ICC की स्थापना कब हुई थी? ICC की स्थापना 1909 के अंदर हुई थी। ये दोनों चीजें आप याद रखेंगे तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 17 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये जो मिताली राज है इन्हीं के द्वारा जो है
2022 में संन्यास की घोषणा की गई थी। वर्तमान में हमारी जो महिला क्रिकेट टीम है उसकी कप्तानी कौन कर रहा है, तो हरमनप्रीत कौर जो हैं वो जो है भारतीय टीम की कप्तानी करती हैं। ठीक है, इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर। मुझे लगता है अभी वर्तमान में सिर्फ स्मृति मंदाना क्रिकेट खेल रही हैं भारतीय महिला टीम में, और मिताली राज नहीं, झूलन गोस्वामी ने तो संन्यास ले लिया है, मिताली राज ने भी ले लिया, अंजुम चोपड़ा ने भी ले लिया। तो सिर्फ एक जो स्मृति मंदाना यहाँ पे दी गई है, वर्तमान में सिर्फ यही जो है एक्टिव प्लेयर है अभी जो खेल रही है। बाकी ऊपर तीनों ABC ऑप्शन जो है ये तीनों संन्यास ले चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। 18 में बोला गया किस भारतीय गायक ने राग सरिता लिखा है, तो राग सरिता जो है ये किसके द्वारा लिखा गया, ये चिंतामन रघुनाथ व्यास के द्वारा जो है राग सरिता लिखा गया। ये याद रखना भाई, राग सरिता जो है ये चिंतामन रघुनाथ व्यास के द्वारा लिखा गया। ये मैं जो है लॉन्ग लास्टिक के लिए जो है नोट्स आपको यहाँ पे बना के दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन के नीचे जो डिटेल है ना, अगली बार आप पढ़ेंगे तो ईजिली आपको चीज़ें याद होती चली जाएंगी। ठीक है, ये देखो अब इसका भी जो है आ गया ना, ये व्याख्या आ गई है। देखो अब इन नोट्स को आप कितने टाइम तक भी अपने पास रखो, आपको जो है नॉलेज यहाँ से बार बार मिलती रहेगी। एक एक चीज़ आपको जो है बार बार हर चीज़ के लिए अलग अलग सोर्सेज पे नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, इसी चीज़ के लिए जो है मैंने ये जो नया इनिशिएटिव है उसको शुरू किया है, आपके जो है ईजी वे में जो है लर्निंग करने के लिए। ठीक है, तो ये चिंतामन जो रघुनाथ व्यास व्यक्ति थे, इनको आमतौर पर छोटे गांधी जी के नाम से भी जो है जाना जाता है। उन्होंने संगीत के क्षेत्र में कई रचनाएं की हैं। राग सरिता उनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसे विभिन्न रागों का वर्णन है। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया भाई, खुर्दा का विद्रोह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था, उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, और ये कब हुआ था, 1817 में। तीनों चीज़ आपको याद रखनी है। खुर्दा का विद्रोह कब हुआ था, 1817 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, उड़ीसा के अंदर हुआ था। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या बोला गया है, 1817 में उड़ीसा के खुर्दा क्षेत्र में यह विद्रोह हुआ था। इसे पाइका विद्रोह भी कहा जाता है। याद रखना भाई, ये खुर्दा विद्रोह और पाइका विद्रोह दोनों एक ही है भाई। कहाँ गया, खुर्दा क्षेत्र, ये रहा, खुर्दा क्षेत्र के अंदर हुआ था और इसको पाइका विद्रोह भी कहा जाता है। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पहला सशस्त्र संग्राम माना जाता है। बख्शी जगबंधु इसके प्रमुख नेता थे, यानी कि जो बख्शी जगबंधु थे वो ये जो पाइका विद्रोह था इसको लीड कर रहे थे। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 में बोला गया भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से ली गई है। DPSP हो जाएगा, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हो जाएंगे। DPSP किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, 36 से 51 के बीच में आते हैं। समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। ऑस्ट्रेलिया कैसे लिखेंगे, ऑस्ट्रेलिया। मौलिक अधिकार हमारे 12 से 35 के बीच में आएंगे और ये हमने USA से ग्रहण किया है। ठीक है, ठीक है, और कानून का शासन हमने कहाँ से लिया है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया निम्नलिखित में से किस राजवंश की स्थापना विंध्य शक्ति के द्वारा की गई थी, तो विंध्य शक्ति के द्वारा जो है ऑप्शन नंबर वाकाटक हो जाएगा। वाकाटक वंश की स्थापना जो है ये विंध्य शक्ति के द्वारा की गई थी। आइए आगे देख लेते हैं। मोखरी वंश, ये सारा मैं पहले बता चुका हूँ आपको, ये यहाँ पे दिया भी होगा, ये देख लो। विंध्य शक्ति ने वाकाटक वंश की स्थापना की थी। विंध्य शक्ति ने वाकाटक वंश की स्थापना की थी और ये 3rd सेंचुरी के आसपास जो है विदर्भ क्षेत्र में ये उभरा था और यह वंश गुप्त वंश के सहयोगी भी माना जाता है। ठीक है, गुप्त वंश का जो है ये सहयोगी माना जाता है वाकाटक वंश। ठीक है, उसके बाद मोखरी वंश, आप सभी को पता है मोखरी वंश की स्थापना हरिवर्मन ने की थी। मैं पहले भी बता चुका हूँ, हरवर्मन या फिर हरिवर्मन दोनों एक ही चीज़ है, वह याद रखना। ठीक है, पल्लव वंश की स्थापना किसने की थी, तो सिंह विष्णु द्वारा जो है पल्लव वंश की स्थापना की थी। चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी, पुलकेशिन प्रथम ने की थी। ठीक है, चालुक्य वंश की स्थापना जो है पुलकेशिन प्रथम ने की थी। ठीक है, ये आप याद रखना। और चोल वंश की स्थापना यहाँ पे नहीं दिया गया, बार बार पूछा जाता है, बता देता हूँ। चोल वंश की जो स्थापना है वो विजयालय चोल के द्वारा की गई थी। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। यहाँ पे ऑप्शन फिर भूल गया क्या, ये अकेला ही मैं काम करता हूँ भाई, सारा मतलब PDF बनाने से वीडियो रिकॉर्डिंग तक एक दिन के अंदर सारा काम में इतना टाइम लग जाता है, इसीलिए कई बार जो है कुछ चीज़ें मैं भूल जाता हूँ, थोड़ा सा इग्नोर करना भाई इन चीज़ों को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ABCD। ठीक है, अब एक मैंने कल परसों एक वीडियो बनाई थी HSSC की, ग्रुप डी की नहीं, ये हरियाणा पुलिस की बनाई थी।
हरियाणा पुलिस की। ठीक है, ये कट ऑफ की वीडियो बनाई थी। नीचे एक बच्चे ने कहा था कि भाई सर मैथ भी जो है शुरू करवा दीजिएगा। देखिए ऐसा है कि मैं जीके जीएस थोड़ी सी बहुत मुझे आती है, मैं ऐसा नहीं कहता कि मुझे कंप्लीट जीके जीएस आती है। हाँ, थोड़ी सी नॉलेज है जो आपके साथ मैं शेयर करता रहता हूँ यहाँ पे, जो आपके एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। देखिए मैथ और जो है ये मैथ सब्जेक्ट मुझे नहीं आता है बिल्कुल। फिर भी जो अगर आपके जो अच्छे व्यूज़ आएंगे और थोड़ा चैनल हमारा ग्रोथ करेगा, काफ़ी अच्छे से ग्रोथ करेगा, तो यू डोंट वरी। तो आपका जो मैथ इंग्लिश वाले जो सब्जेक्ट होते हैं ना, इनका एक प्रोफेशनली एक टीचर मैं यहाँ पे जो है लगा दूंगा, जो आपको अच्छे से तैयारी करवाएगा। जिस हिसाब से मैं यहाँ पे आपको जीके जीएस पढ़ाता हूँ ना, कंप्यूटर इंग्लिश जितने भी सब्जेक्ट हैं, इनको काफ़ी अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपके एग्जाम में जो है काफ़ी हेल्प मिल सके। इसी जो है रास्ते पर चलकर आपको जो है मैथ और इंग्लिश की भी मैं तैयारी करवा दूंगा शुरू। बस थोड़ा सा एक बार चैनल थोड़ा सा ग्रोथ कर दे, इसके लिए आपको मेरा थोड़ा सा साथ देना पड़ेगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बस इतना आप मेरे लिए ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। और 22 में बोला गया सुंदरी वृक्ष भारत में किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो ये मैंग्रोव वनों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आप याद रखना, मैंग्रोव वनों में अंदर पाए जाते हैं। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये जो खारा पानी होता है ना, खारा पानी, यहाँ पर जो है ये मैंग्रोव वन उगते हैं। नीचे दी गई है व्याख्या, दी गई है, ये देख लो व्याख्या में क्या बोला गया। सुंदरी वृक्ष मुख्यतः सुंदरवन डेल्टा यानी कि पश्चिम बंगाल वाला जो एरिया है ना, यहाँ पर जो है ये वृक्ष अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ऐसी बात नहीं है पश्चिम बंगाल में ही पाए जाते हैं, बस सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल के एरिया के आसपास पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सुंदर नदी का जो डेल्टा है, खारा पानी का जो डेल्टा है वो होता है। और ये गुजरात के क्षेत्र में भी जो है पाए जाते हैं। जो भारत और बांग्लादेश में फैला वो मैंग्रोव वन क्षेत्र है, जो अभी मैंने आपको बताया। इन्हीं वृक्षों के नाम पर इस क्षेत्र को सुंदरवन जो है कहा जाता है। ये कंटक वन और झाड़ियाँ ऑप्शन नंबर ए में दी गई है। ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये सूखे क्षेत्रों जैसे कि राजस्थान आदि में होते हैं, जहाँ बबूल जैसे पेड़ मिलते हैं। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में कौन से वृक्ष मिलते हैं? साल, टीक आदि जो वृक्ष हैं, ये हमें उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों के अंदर मिलते हैं। ये हमारे सोशल मीडिया आइकन है भाई, यहीं पर क्लिक करके जो है जो डायरेक्ट आप हमारे ऑफिशियल सोशल मीडिया पेजेस पर जो है पहुँच जाएंगे, उनको भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है, पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर भारत में पाए जाते हैं। इनके अंदर मैंग्रोव वन होते हैं। नमकीन दलदलीय तटीय क्षेत्रों में जो है सुंदरी वृक्ष यहाँ पर मिलते हैं। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। और इसके अंदर क्या कहा गया 23 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य न्यायाधीश और अधिकतम कितने अन्य न्यायाधीश शामिल होते हैं? तो सबसे पहले आपको याद रखना है, जो हमारा राष्ट्रपति होता है वो नियुक्ति करता है मुख्य न्यायाधीश की, और बाकी जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर, जो है उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। और ये जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है ना, सर्वोच्च न्यायालय जिसको सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। किस अनुच्छेद के तहत की गई थी? तो अनुच्छेद आ जाएगा, अनुच्छेद 124 के तहत जो है इसकी स्थापना की गई थी। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है किस बंदरगाह को सैटेलाइट बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है ना, इसको सैटेलाइट के रूप में जो है विकसित किया गया है। व्याख्या में क्या कहा गया है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को मुंबई पोर्ट का सैटेलाइट पोर्ट के रूप में जो है 1989 में विकसित किया गया था। ये ईयर याद रखना, अगली बार ईयर भी पूछा जा सकता है कि भाई जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को जो है सैटेलाइट पोर्ट के रूप में कब विकसित किया गया था? 1989 में विकसित किया गया था। ठीक है, बाकी आप चाहे तो ये पढ़ सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या था? मुंबई पोर्ट पर लोड कम करना है। स्थिति आप देख लेना, नवी मुंबई महाराष्ट्र के अंदर ये अवस्थित है। मुख्य विशेषता भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। ठीक है, बाकी ये और भी दिए गए भाई। न्यू मैंगलोर पोर्ट जरूर आपको याद रखना है, भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है, पश्चिमी तट पर अवस्थित है और अरेबियन सी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट आपको पता चल गया कहाँ पर अवस्थित है। हल्दिया पोर्ट पश्चिम बंगाल के पूर्वी तट पर अवस्थित है और हुगली नदी के किनारे पर अवस्थित है। मुर्मू गोवा पोर्ट, मुर्मू गोवा से याद रख लेना, ये जो पिछला वाला शब्द है ना गोवा, तो ये गोवा के अंदर ही अवस्थित है। ठीक है, मुर्मू गोवा जो है गोवा के अंदर अवस्थित है, अरेबियन सी पश्चिमी तट पर। पश्चिमी पूर्वी तट तो समझ रहे होंगे ना, ये भारत का नक्शे है ऐसे करके, तो ये पश्चिमी तट हो गया, ये पूर्वी तट हो गया ऐसे। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ये मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है भाई, फिर भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ये सारे ऑप्शन लिखना भूल गया क्या यार? तो क्वेश्चन नंबर 25 जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, किसी राज्य सरकार ने वाणी जयराम को
2019 के लिए SS सुब्बुलक्ष्मी पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो कौन सी राज्य सरकार के द्वारा ऐसा किया गया था? तमिलनाडु की सरकार के द्वारा जो है वाणी जयराम को 2019 के लिए SS सुब्बुलक्ष्मी पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था। नीचे ऑफिशियल आंसर की है, आप चाहो तो इससे भी मैच कर सकते हैं। आंसर की इसीलिए दी है ताकि आपको कहीं दोबारा जो है क्वेश्चन के लिए भटकना ना पड़े, ठीक है। बस आपको मेरे लिए इतना करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और शेयर करना है, ठीक है। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल हमारा जो है बेहद इंपॉर्टेंट तरीके से आप ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और इस PDF के जो है फुटर के अंदर भी मिल जाएगा। इस चीज़ को क्या बोलते हैं? फुटर बोलते हैं। वही ये जो यहाँ पे ये चीज़ लिखी गई है ना, सोशल मीडिया आइकन, इसको फुटर बोलते हैं। कंप्यूटर के जो क्वेश्चन आते हैं ना, HSSC में भी आते हैं और HSSC और SSC दोनों में आते हैं। तो कंप्यूटर का एक क्वेश्चन मैंने आपको यहीं से बता दिया। ये जो नीचे चीज़ लिखी गई है इसको बोलते हैं फुटर, और ये जो ऊपर वाली चीज़ लिखी गई है इसको बोलते हैं हेडर, ठीक है। हेडर फुटर ये होता है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन तो यहीं करवा दिया आपका। लो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेना भाई, बिल्कुल फ्री PDF के लिए। और वहाँ पे जो है डेली क्विज भी हम करवाते हैं, ठीक है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा कोई भी जो आपका डाउट, क्वेरी या सजेशन है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।